प्रस्तुत वृत्त चित्र में बताई हुई दूसरे विश्व युद्ध की बातें पुस्तकें, टेक्स्ट बुक, इंटरनेट डेटा और अन्य दस्तावेजों पर आधारित है। ध्यान रहे, यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी घटना, व्यक्ति विशेष या किसी भी देश का समर्थन करना या उसका विरोध करने का नहीं है, परंतु हमारा हेतु हमारे दर्शकों तक योग्य और पर्याप्त जानकारी पहुंचाने का है। दूसरा विश्व युद्ध, इतिहास का वो काला पन्ना जिसके परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। इस युद्ध ने समूचे विश्व को बदल कर रख दिया और दुनिया की राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज और डिफेंस सब पहलू पर गहरा असर डाला। तो हम दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेंगे दूसरे विश्व युद्ध से पहले और पहले विश्व युद्ध के बाद घटी कुछ घटनाओं से, जिसको इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं घटनाओं ने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया और दुनिया को एक नया भविष्य प्रदान किया, जिसे दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कह सकते हैं। इतिहास गवाह है कि किसी भी घटना के होने में उसके पीछे कोई ना कोई कारण या वजह जरूर होती है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके पीछे भी 3 कारण थे। एक था यूरोप में भाषावाद या जातिवाद के नाम पर बढ़ चढ़कर बोल रही देशभक्ति। दूसरा कारण था यूरोप की महासत्ताओं ने खोजे हुए नए नए वेपन्स और नई टेक्नोलॉजी। और तीसरा कारण था यूरोप के देशों के बीच में एक दूसरे को बचाने के लिए आपस में हुई संधियां या समझौते। तो ये 3 मुख्य कारणों से पहला विश्व युद्ध हुआ था, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के पहले वाली डॉक्यूमेंट्री में हमारे चैनल पर विस्तार से जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे पिछले और आने वाले वीडियो आपको सरलता से प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि पहला विश्व युद्ध होने में मुख्य 3 कारण थे, ठीक वैसे ही दूसरा विश्व युद्ध होने में सबसे बड़ा कारण था खुद पहला विश्व युद्ध। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी की एक मिलिट्री हॉस्पिटल से। वर्ष था 1918 और पिछले 4 सालों से पहला विश्व युद्ध चल रहा था। इस मिलिट्री हॉस्पिटल में युद्ध में घायल जर्मन सैनिकों को लाया जा रहा था, जिनका इलाज यहां पर हो सके। इन घायल सैनिकों में से कई मर जाते और कईयों की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती। कुछ अपाहिज हो जाते तो कुछ रिकवर भी कर जाते। इनमें रिकवर करने वालों में से ज्यादातर सैनिक ऐसे थे जो वापस युद्ध में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इस हॉस्पिटल में उस वक्त एक 28 साल का सैनिक एडमिटेड था और जिसका जज्बा इन सब सैनिकों से अलग था। हॉस्पिटल के एक डॉक्टर एडमंड फॉर्स्टर ने यह मार्क किया कि 28 साल का यह सैनिक वापस युद्ध में जाने के लिए बेताब था और वो जर्मनी के लिए मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन हार उसको स्वीकार नहीं थी। डॉक्टर एडमंड उस सैनिक के पास गए और पूछा कि तुम युद्ध में जाने के लिए इतने बेताब, इतने उतावले क्यों हो? और उस सैनिक ने जवाब दिया, मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूं। आप मुझे ये बताएं कि मैं कितने समय में ठीक हो जाऊंगा। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि आपकी आंख ब्लाइंड हो चुकी है। युद्ध में दुश्मन देशों ने छोड़े कुछ वेपन्स के गैस के कारण हमारे कई सारे सैनिकों की आंखें ब्लाइंड हो चुकी है और वो अंधे हो गए हैं। बदकिस्मती से आप उनमें से एक है। तब उस जर्मन सैनिक ने कहा, यह मुझे मंजूर नहीं, कुछ भी हो मैं युद्ध में वापस जाना चाहता हूं। और इसका जवाब देते हुए डॉक्टर एडमंड ने कहा कि आपको अभी आपकी मेंटल पावर और इच्छा शक्ति ही ठीक कर सकती है। पता नहीं कैसे, पर डॉक्टर ने कहे ये शब्द उस सैनिक के मन पर गहरा असर कर गए और अपनी मानसिक दृढ़ता और दृढ़ मनोबल के कारण वो सैनिक कुछ ही महीनों में ठीक होकर मिलिट्री हॉस्पिटल से बाहर निकला। वैसे जर्मनी के लिए इस सैनिक का ठीक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सैनिक भविष्य में जर्मनी को महासत्ता की राह दिखाने वाला था। क्योंकि जर्मनी के लिए मरने का जज्बा रखने वाला और मिलिट्री हॉस्पिटल से ठीक होकर बाहर निकलने वाले इस 28 साल के सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर को प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई सारे मेडल्स मिले, लेकिन उसकी ये वीरता जर्मनी के काम ना आई और मिलिट्री हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे एक समाचार मिले कि जर्मनी ये विश्व युद्ध बुरी तरीके से हार चुका है और जर्मनी का ये पराजय उसे कतई स्वीकार नहीं था। और इन सब बातों का विस्तार से वर्णन हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माइन काम्फ यानी कि मेरे संघर्ष में किया है।
यहाँ पहले विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ वो देखें तो पहले विश्व युद्ध ने जर्मनी को पूर्ण तरीके से तबाह कर दिया था और जर्मनी के आसपास के देशों ने जर्मनी का बहुत ही बड़ा हिस्सा हथिया लिया था। खासकर ब्रिटेन और फ्रांस ने तो जर्मनी को घुटनों पर ला दिया था। प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी को 60 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के टोटल नुकसान से भी ज्यादा था। जर्मनों का पूरा अर्थतंत्र खत्म हो गया था। जर्मनी का सम्राट केजर भी कहीं जीते हुए देश उसे मौत के घाट न उतार दे, इस डर से गादी त्याग कर नेदरलैंड्स चला गया था और जर्मनी की प्रजा अब राम भरोसे थी। हालांकि जर्मनी में एक काम चलाऊ सरकार का गठन हुआ था, लेकिन उस सरकार ने भी बिना कोई शर्त पूर्ण रूप से हार स्वीकार कर ली थी और इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के सामने अभी कोई दुश्मन ही नहीं था, जिस वजह से अब युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं था। जर्मनी की करारी हार के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जर्मनी की नई सरकार से ऑफिशियली सरेंडर यानी कि शरणागति पत्र पर दस्तखत करवाना चाहते थे और उसके लिए बकायदा दिन तय हुआ 11 नवंबर 1918। इस शरणागति पत्र के लिए फ्रांस में कैंपिंग नाम के एक जंगल विस्तार को पसंद किया गया था, जहां पर ट्रेन में बैठकर जर्मन अधिकारियों को दस्तखत करने थे और उनके सामने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के कुछ अधिकारी थे। अब उस वक्त अमेरिका यह चाहता था कि जर्मनी अपने हार के दस्तावेज पर सिग्नेचर कर ले, मतलब हार स्वीकार कर ले और बात यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस अलग ही मूड में थे। वो कागज पर जर्मनी को सिर्फ दस्तखत ही करवाना नहीं चाहते थे, बल्कि जर्मनी को गंभीर सजा भी देना चाहते थे। खैर 11 नवंबर के दिन यानी कि अभी तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के ऑफिसरों ने जर्मनी को हार स्वीकारने के दस्तखत पर साइन करवा लिए, लेकिन जर्मनी को सबक सिखाने का एक और दिन तय किया गया, जो था 28 जून 1919 और स्थान था पेरिस से करीब 20 किलोमीटर दूर फ्रांस का दूसरे नंबर का ऐतिहासिक शहर वर्सेल्स। उस दिन वर्सेल्स शहर में लगभग आधी दुनिया के प्रतिनिधि मौजूद थे और वहां पर हुए इन करार को वर्सेल्स करार या वर्सेल्स संधि भी कहते हैं। इस विवादित वर्सेल्स करार के अंतर्गत लगभग आधे से ज्यादा जर्मनी का भौगोलिक हिस्सा जर्मनी को अपने आसपास के देशों को यानी कि विश्व युद्ध में जीते हुए प्रतिनिधियों को दे देना पड़ा। फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लिया और जर्मन डिफेंस के उनकी सेना के सभी हथियारों को ले लिया गया। जर्मन सरकार के पास मौजूद गोल्ड और वेल्थ पर भी कब्जा कर लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मन फिर से कभी भी युद्ध ना लड़ पाए, इसलिए उनके सैन्य में सिर्फ 1 लाख या उससे कम ही सैनिक होंगे और शस्त्र भी उन सैनिकों के मुताबिक ही होने चाहिए, ऐसे दस्तखत करवा लिए। ज्यादा शस्त्र बनाने की और बड़े शस्त्रों का उत्पादन करने की जर्मनी को अब इजाजत नहीं थी। ब्रिटेन और फ्रांस यहीं पर नहीं रुके। प्रथम विश्व युद्ध के भुगतान के तौर पर जर्मनी से 132 अरब डॉलर ले लिए गए, जो युद्ध जर्मनी से शुरू ही नहीं हुआ था और उसमें जर्मनी का भी सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे देखा जाए दोस्तों तो वर्सेल्स में हुए ये करार ना होकर खुले आम हुई एक लूट थी, जो जर्मन प्रजा को मंजूर नहीं थी। भले ही जर्मन प्रजा इसके सामने विरोध ना कर सकी हो, लेकिन जर्मन प्रजा के मन में इसके लिए बहुत ही रोष और आक्रोश था। इधर हिटलर जब ठीक होकर बाहर निकला तो उसे जर्मनी की हार और वर्सेल्स करार के बारे में मालूम हुआ और उसके मन में भी जर्मन प्रजा की तरह दुश्मन देशों के लिए आक्रोश पनपने लगा। हिटलर को अपने देश की ऐसी नकारा सरकार से नफरत थी, जो दुश्मन देशों के सामने देश का सम्मान भी नहीं बचा सकी। उसे भगेड़ू सम्राट केजर से भी नफरत थी, जो जर्मन देशवासियों को उनके हाल पर छोड़ के नीदरलैंड भाग गया था और खासकर कई जर्मन अपने देश की हुई इस अधोगति से परेशान थे। इसलिए हिटलर को मुद्दे मिल गए थे और उसने अपने ही जैसे कुछ जर्मन राष्ट्रवादियों का ग्रुप बनाया। धीरे धीरे ये ग्रुप बड़ा हुआ और हिटलर जैसी सोच रखने वाले कई आम लोग भी उसके इस संगठन में शामिल हो गए। तादाद बढ़ने के कारण यह संगठन एक पार्टी में परिवर्तित हो गया और उसने अपनी इस पार्टी को एक नाम दिया, जो था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में नाजी के नाम से जानते हैं। खैर धीरे धीरे हिटलर का नाजी पक्ष और बड़ा होता गया
और भविष्य में हिटलर का नाजी पक्ष जर्मनी की सत्ता में आ जाए उसकी पूर्ण संभावना थी। लेकिन हिटलर सत्ता का भूखा था, उसे तुरंत सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने साल 1923 में बल का प्रयोग कर कुछ नाजी साथियों के साथ जर्मनी के म्यूनिक पर ही कब्जा कर दिया और उसके बाद वो बर्लिन पर कब्जा करने के लिए रवाना हुआ। लेकिन बर्लिन की जो पुलिस थी वो सरकार की वफादार थी, इसलिए नाजियों की यह छोटी सेना बर्लिन में नहीं टिक पाई और लगभग 17 नाजी सैनिक मारे गए। बाकी बचे हुए सैनिकों को हिरासत में ले लिया गया और उन सबके साथ हिटलर को भी जेल हुई। कोर्ट ने हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई और कुछ सरकारी अफसरों को डिसमिस करके उन्हें भी सजा दी गई। जेल में बैठकर हिटलर ने वही प्रचलित माइन काम्फ यानी कि मेरा संघर्ष नाम की आत्मकथा लिखी, जिसका हमने आगे जिक्र किया। मेरे संघर्ष नाम की इस पुस्तक में उसने जर्मनी में हुए अत्याचार और दूसरे देशों के रवैये के बारे में विस्तार से लिखा था। उसने इस पुस्तक में यह भी लिखा कि अगर वो भविष्य में सत्ता प्राप्त करता है तो जर्मनी की प्रजा पर अत्याचार के रूप में हुए इस वर्सेल्स करार का वो भंग कर देगा। वर्सेल्स करार की कोई बात वो नहीं मानेगा और जर्मनी को फिर से महासत्ता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा और जर्मन प्रजा को दुख और दर्द के इस महादलदल से बाहर लाने की वचनबद्धता भी उसने इस किताब में लिखी थी। यह किताब वायरल हो गई, जर्मन्स को उसकी ये बात भा गई और प्रजा ने खुलेआम उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। और उस वक्त जर्मन सरकार को लगा कि हिटलर को अब ज्यादा देर तक हिरासत में रख पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए उसकी 5 साल की सजा होने के बावजूद भी उसे महज 9 महीनों में छोड़ दिया गया। जब हिटलर बाहर आया तब उसकी नाजी पार्टी पर बैन लग चुका था, लेकिन हिटलर ने कोर्ट को और सरकार को यह भरोसा दिलवाया कि वो अब कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा और वो और उसका पक्ष कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। और इस गारंटी के साथ हिटलर के नाजी पक्ष की सभी पाबंदियां हटा दी गई और यहाँ पर हिटलर को और एक एक्सटेंशन मिल गया। नाजी पक्ष की सारी पाबंदियां हटने के बाद हिटलर ने सबसे पहला काम अपने पक्ष को मजबूत करने का किया। उसने जोरों शोरों से नाजी का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके भड़काऊ भाषण और राष्ट्रवादी रवैये ने जर्मन प्रजा के मन में गहरी असर की। 1932 में होने वाले चुनाव में नाजियों ने भाग लिया और हिटलर के चुनावी मुद्दे वही रहे जो उसने अपनी किताब माइन काम्फ में लिखे थे कि दुश्मन देशों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने हड़पे हुए सभी जर्मन विस्तार को वापस जर्मनी में विलीन कर दिया जाएगा। जर्मनी अब और भुगतान नहीं देगा। जर्मन मिलिट्री और जर्मन सेना अब किसी भी बंदिशों में नहीं मानेगी। इन शॉर्ट, विवादित वर्सेल्स करार का भंग कर दिया जाएगा। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी इन मुद्दों पर चुनाव लड़े और 1932 के चुनाव में हिटलर को 40% मत प्राप्त हुए। यह परिस्थिति स्पष्ट बहुमत वाली तो नहीं बनी, लेकिन यह तय था कि हिटलर की नाजी पार्टी के बिना अब जर्मनी में सरकार कोई भी नहीं बना सकता। जर्मन प्रमुख हिंडनबर्ग ये समझ गए कि अब नाजियों की सहायता के बिना कोई भी पक्ष जर्मनी में सरकार का गठन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने हिटलर और कुछ नाजी सैनिकों को सरकार बनाने की ऑफर के साथ कुछ कैबिनेट सीटें देने का भी आश्वासन दिया और हिटलर ने यह कहते हुए उनकी ऑफर ठुकरा दी कि वो जर्मनी का कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, लेकिन जर्मनी का प्रधानमंत्री या यूं कहे कि चांसलर बनना चाहता है। हिंडनबर्ग को हठी मिजाजी और आप खुद शाही रवैये वाले हिटलर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए साल 1933 में हिटलर को जर्मनी का प्रधान या यूं कहे कि चांसलर बना दिया गया। अब यह परिस्थिति थी कि हिंडनबर्ग खुद एक प्रमुख के तौर पर सिर्फ बंधारण के यानी कि संविधान के ही सुप्रीमो थे, जबकि हिटलर के पास अब असली सत्ता थी और अब वो जर्मनी का सर्वे सर्वा था। हिटलर ने चांसलर बनने के कुछ ही समय बाद जर्मनी के दूसरे राजकीय पक्षों को खत्म कर दिया। उसने अखबारों और मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी। कोई भी अगर विरोध करे तो उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और नाजी पक्ष की सीक्रेट पुलिस को स्पेशल पावर दे दिए गए। इसके बाद साल 1934 में प्रमुख हिंडनबर्ग का अवसान हुआ और इसके साथ ही हिटलर ने अब चांसलर के साथ साथ जर्मनी का प्रमुख पद भी हथिया लिया और ऐसे चांसलर और प्रमुख दोनों को मिलाकर वो जर्मनी का एक सरमुख हत्यार शासक बन गया।
अब उसे किसी की भी परवाह नहीं थी और जर्मनी में तो अब उसे कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। हिटलर ने अब जर्मनी को लगातार काम पर लगा दिया। उत्पादन में अब बढ़ोतरी हो ऐसे नियम और कानून बना दिए गए। वर्साइल्स करार का भंग करते हुए असंख्य हथियार, तोप और सबमरीन्स बनाने का कामकाज फोर्थ गियर में डाल दिया गया। जर्मनी की हर चीज अब स्पीड में हो रही थी और इन सब के बीच हिटलर ने कई सारे अमानवीय काम भी किए। कई लोगों को मौत के घाट उतारा, कई लोग बेघर हुए, कुछ रोटियों के बदले पूरा काम लिया जाता था और जूइश कम्युनिटी के ऊपर तो हिटलर ने कभी ना माफ करने वाला एक बर्बरतापूर्व व्यवहार किया। हिटलर तो जूइश लोगों को जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। उसने जर्मनी की पहले विश्व युद्ध में हार के लिए यहूदियों को ब्लेम किया। उसने ये भी कहा कि यहूदी मुनाफाखोरी करते हैं और ब्याज पे पैसे देते हैं और जर्मन करेंसी, जर्मन रिचमार्क जब टूट रहा है इसलिए वो जर्मनी के पैसे स्विस बैंकों में और अन्य देशों में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। और ये सब इल्जाम लगाकर उसने जूइश लोगों को जर्मनी के लिए डेंजर है ऐसा कहा और इसीलिए वो इस कौम को जर्मनी से पूरी तरह मिटाना चाहता था। और इसीलिए उसने अपनी नाजी आर्मी के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने का प्लान बनाया और अपनी इस शैतानी हरकत को उसने नाम दिया था द फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है पूर्ण विध्वंस और हिटलर के ऑर्डर पर 6.5 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। औरतें, बूढ़े, बच्चे किसी को नहीं बख्शा गया और ये इतिहास की सबसे भयानक घटना थी। दोस्तों, हॉलोकॉस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। खैर, जर्मनी की प्रगति होती रही। फ्रांस और ब्रिटेन ये सब कुछ देख रहे थे, फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। यहां पर जब हिटलर ने पूरे जर्मनी को वेपनाइज्ड कर दिया, उसके बाद उसने दुश्मन देशों ने हथियाए हुए जर्मनी के प्रदेशों को वापस लेने का प्लान बनाया और सबसे पहला हमला उसने राइनलैंड पे किया। राइनलैंड मूलतः जर्मन प्रदेश था, लेकिन उसको फ्रांस ने हथिया लिया था। 1936 में हिटलर ने वहां पर फौज को भेजकर इस राइनलैंड वाले प्रदेश को वापस ले लिया और उसके सामने फ्रांस विरोध भी ना कर सका। उसी साल हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया ने जर्मनी के हथियाए हुए दोनों प्रदेशों को वापस ले लिया और उसके बाद अगला टारगेट था पोलैंड। जर्मनी का सबसे बड़ा भूभाग जिसने हथियाया था वो देश भी पोलैंड ही था। अब यहां पर पोलैंड पर अगर आक्रमण हुआ तो फ्रांस और ब्रिटेन उसकी मदद करेंगे। ये संधि उन्होंने पहले ही कर रखी थी, ये जुबान उन्होंने पहले ही दे रखी थी। इसलिए पोलैंड पर अटैक करने से पहले हिटलर ये चाहता था कि किसी तरीके से ये साबित कर दिया जाए कि पहला हमला पोलैंड ने किया था और इसके लिए हिटलर ने बकायदा एक नाटक रचा। अब हिटलर ने जर्मन जेलों में जिन कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उन कैदियों को पोलैंड के वस्त्र पहनाकर उनको शूट आउट कर दिया, उन्हें मार डाला और उसके बाद उन्हें पोलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पर रखवा दिया गया। और कुछ ही समय बाद जर्मन बॉर्डर से ये समाचार टेलीकास्ट किए गए कि कुछ पोलिश सैनिकों ने जर्मनी में घुसपैठ की है और इस समाचार को पोलिश भाषा में भी भाषांतरित किया गया ताकि पोलैंड के लोग भी समझ सके। और इस नाटक के बाद 1 सितंबर साल 1939 को सुबह 4:45 पर जर्मन टैंकों ने पोलैंड पर हमले शुरू कर दिए और ये था दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ। और इसके बाद 6 सालों तक खत्म ना होने वाला एक भयानक दूसरा विश्व विग्रह शुरू हो गया और जिस युद्ध में उस वक्त की दुनिया की 3% आबादी खत्म हो जाने वाली थी। खरबों डॉलर का नुकसान होने वाला था, करोड़ों लोग बेघर हो जाने वाले थे और कई सारे देश निस्तनाबूद हो जाने वाले थे। इसी दूसरे विश्व युद्ध की वजह से दुनिया के कई सारे देशों का अस्तित्व ही मिट जाने वाला था और कई नए देशों का जन्म होने वाला था। और प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया पर जितने गांव नहीं मारे, उससे ज्यादा गांव ये दूसरा विश्व युद्ध मारने वाला था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही बदल जाने वाली थी और जिसी की वजह से आज की ये हमारी नई दुनिया पैदा होने वाली थी। इस दूसरे विश्व युद्ध को ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है। टोटल वॉर इसलिए क्योंकि इस विश्व युद्ध में पहले विश्व युद्ध की तरह सिर्फ सैनिक और सरकारें ही नहीं, लेकिन आम आदमी, एक समाज के कॉमन मैन भी शामिल थे। जब पहले वॉर होती थी तो आम तौर पर सेनाएं आपस में लड़ती थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में आम नागरिकों को, जनता को भी टारगेट किया गया था।
कई देशों ने अपने दुश्मन देशों की जनता पर गोले बरसाए थे, बॉम्ब फेंके थे, कत्लेआम किए थे, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को भी मारा था और कई सारे छोटे बड़े शहरों पर मिसाइलें भी दागी थी। इसलिए इस विश्व युद्ध में लगभग कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं था जिसके सर पर तलवार लटकती ना हो, और इसी कारण इसे ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक, यानी कि ठीक 6 साल और 1 दिन तक चला था। और इस युद्ध में 2 मेन पावर थे। एक था एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटाली, जापान, हंगेरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ एलाइज पावर के नेशन थे, जिसमें यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और पोलैंड जैसे देश शामिल थे। यहां पर याद रहे कि इटली पहले विश्व युद्ध में एलायंस पावर में था, जबकि वो दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस पावर में शामिल हो गया था। इनके अलावा कुछ ऐसे देश भी थे जो थ्रू आउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर न्यूट्रल रहे थे। इनमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, पोर्टुगल और आयरलैंड का समावेश होता है। दोस्तों, आप सोचेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत कहां पर था, तो दोस्तों उस वक्त भारत ब्रिटिश राज के अंतर्गत था, लेकिन भारत तो था, हमारी संस्कृति भी थी और हमारे देशवासी भी थे। इनफैक्ट उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी, जिसमें हमारे लोग थे। और इसलिए भले ही एक इंडिविजुअल कंट्री के तौर पर नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीयों का भी एक बहुत बड़ा योगदान तो था ही। अब ये योगदान क्या था, इसे हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इंडियन कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड वॉर 2 जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं इस पे भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर हमला करते ही दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका था। अब दोस्तों 1 सितंबर 1939 की सुबह 4:45 पर जर्मनी ने जिस महायुद्ध का आरंभ किया, उसके कुछ ही घंटों में लगभग 15 लाख जर्मन नाजी सैनिक पोलैंड देश के अंदर घुस गए और महज 1 महीना होते होते तो पूरे पोलैंड देश को ही जीत लिया। अब पोलैंड पर हमला होने पर पोलैंड को मदद करके उसके लिए लड़ने का वायदा करने वाले फ्रांस और ब्रिटेन भी पूरे पोलैंड को खत्म होते देख रहे और कुछ ना कर सके। पोलैंड को जीतने के बाद लगभग 6 महीने तक हिटलर शांत रहा। उसने कोई भी प्रतिक्रिया की नहीं, लेकिन उसका अगला टारगेट फ्रांस और ब्रिटेन थे, क्योंकि यही वो देश थे जो जर्मनी की दयनीय स्थिति के लिए जवाबदार थे और सबसे विवादित ऐसे वर्सैल्स करार के नायक। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर जर्मन सत्ता को पूरे के पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था, और वो ही नहीं, ऐसे ही सोच रखने वाला एक और तानाशाह इटली में भी पैदा हो गया था, जो था मुसोलिनी। मुसोलिनी इटालियन सत्ता फिर से यूरोप में खड़ी करना चाहता था और रोमन राज जैसी हुकूमत फिर से यूरोप में लाना चाहता था। वहां तीसरी ओर पूर्व में जापान लड़ रहा था। जापान चारों ओर समुद्रों के बीच एक टापू समान छोटा सा देश, जो एशिया में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था और पूर्व तथा दक्षिण एशिया के देशों को जीतकर पूरा एक विशाल कंट्री जापान राज बनाना चाहता था। इसके लिए उसने चीनियों को तो पकड़ पकड़ कर काटा था। पूरा चीन घुटनों पर था। जापान एक जमाने में पूरे रशिया को भी हरा चुका था। ये वो जापान था जहां का प्रत्येक नागरिक सच्चा राष्ट्रभक्त था, देश के लिए मरने को भी तैयार। और इस तरह साम्राज्यवादी नीतियों को ध्यान में रख ये 3 देश, जर्मनी, इटली और जापान, विश्व युद्ध लड़ रहे थे। जर्मनी की बात करें तो अब हिटलर बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी बन चुका था। वो यूरोप में जर्मन राज लाना चाहता था, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए उसे और ज्यादा शस्त्रों की और डिफेंस पावर की जरूरत थी, और इसलिए उसने फिलहाल वो हमला स्थगित रखा और उत्तरी यूरोप के एक स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे पर हमला कर दिया। इस बीच जर्मनी की फैक्ट्रियां दम दुकाट हथियार बना रही थी। नॉर्वे की बात करें तो 9 अप्रैल 1940 के दिन लगभग 15,000 सैनिक, 1,000 फाइटर प्लेन और 28 सबमरीन को भेजकर हिटलर ने नॉर्वे को जीत लिया। और नॉर्वे और जर्मनी के बीच जो छोटा सा देश डेनमार्क आता था, उस डेनमार्क को भी अपने ताबे में कर लिया। इतना ही नहीं, कुछ ही महीनों में तो नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, तीनों देशों पर बारी बारी से हमला कर जर्मनी में ही विलीन कर दिया।
1940 का जून महीना आते आते तो ऑलमोस्ट उत्तरी यूरोप को हिटलर जर्मनी में कन्वर्ट कर चुका था और इस वक्त तक हिटलर को यह भी लगने लगा कि जर्मनी के पास अब उतने पर्याप्त हथियार और वेपन्स आ चुके हैं जिसकी उसको जरूरत थी। और इसीलिए 5 जून 1940 को हिटलर ने लगभग 15 लाख नाजी सैनिकों को भेजकर फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। उस समय फ्रांस के पास भी पर्याप्त सैनिक थे, लेकिन सरफिरे नाजियों के सामने जिनके पास 2000 टैंक्स और करीब 1500 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स थे, ये सब देख फ्रांस ज्यादा लड़त ना दे सका और घुटने टेक दिए और करीब 15 दिन होते होते तो हिटलर ने फ्रांस का काम तमाम कर दिया। हमने आगे देखा कि वर्सेल्स करार की आड़ में फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो दिन आज भी हिटलर भूला नहीं था। और यहाँ पर इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया और हिटलर ने फ्रांस के ही वही कैंपिंग के जंगल में वही ट्रेन बुलवाई जिसमें लगभग 21 साल पहले फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मन सरकार से शरणागति पत्र पर दस्तखत करवाए थे। हिटलर ने आज इतने सालों बाद फिर से कैंपिंग के जंगलों में फ्रांस को शरणागति पत्र पर दस्तखत करवाए। अब तो स्थिति ये थी कि जर्मन सेना ऑलमोस्ट 80% यूरोप को अपने ताबे में ले चुकी थी। बस अब एक ही देश बाकी था जो उनके सामने झुका नहीं था और जिसको धूल चटाने की हिटलर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और वो देश था द ग्रेट ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा देश था, इसलिए अब तक वो अभेद रह गया था। लेकिन 1940 में हिटलर ने समुद्री मार्ग से ब्रिटेन पर हमला करने की ठानी। लेकिन उस वक्त हिटलर की इस योजना में बाधा रूप बना उसका सेना अध्यक्ष। हिटलर के सेना अध्यक्ष ने उस वक्त ये कहकर युद्ध को टाल दिया कि ब्रिटेन की वायुसेना बहुत मजबूत है और वो लोग हम पे समुद्र में ही हवाई हमला कर सकते हैं, और इसलिए हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाना चाहिए। इसलिए हिटलर ने थोड़ी और प्रतीक्षा की और अपनी वायुसेना को मजबूत बना लिया ताकि वो जब ब्रिटेन पर हमला करे तो जर्मन वायुसेना उसका काउंटर अटैक कर सके। और कुछ ही महीनों बाद जर्मनी और ब्रिटेन के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसे द बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस युद्ध में ब्रिटेन के करीब 1000 और जर्मनी के 1800 फाइटर प्लेन निस्तनाबूद हो गए। महीनों तक चले बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद हिटलर का धैर्य टूट गया। हालांकि इस वक्त तक आधे से ज्यादा यूरोप पर जर्मनी की हुकूमत थी और कुछ समय और अगर जर्मनी ये युद्ध जारी रखता तो आज नहीं तो कल ब्रिटेन को हारना तो पड़ता ही। लेकिन कूटनीति में हिटलर इतना अच्छा नहीं था जितना वो राजनीति में था, और धैर्य तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। जबकि किसी भी काम को अंजाम देकर सक्सेस हासिल करने के लिए धैर्य सबसे बड़ी की होती है। और इसीलिए हिटलर न करने वाली तीन बड़ी गलतियां कर बैठा। दोस्तों, इन गलतियों को याद रखना, ये वही 3 गलती है जिसकी वजह से हिटलर दूसरा विश्व युद्ध हारा। हिटलर की पहली गलती तो ये थी कि उसने ब्रिटेन के साथ द बैटल ऑफ ब्रिटेन को स्थगित कर दिया। वो युद्ध कंटिन्यू नहीं कर पाया और ब्रिटेन को बाद में हराने की सोचने के बाद वो फिलहाल अन्य देशों पर हुकूमत करने की सोचने लगा। हिटलर की दूसरी और सबसे बड़ी अक्षम्य गलती तो ये थी कि उसने रशिया के साथ बिना कोई वजह, बिना कोई कारण ही युद्ध छेड़ दिया। रशिया के साथ युद्ध करने के लिए हिटलर ने 30 लाख सैनिक, 7000 टैंक्स और 4000 फाइटर प्लेन्स रवाना किए और इसके बाद जर्मन नाजी सैनिकों ने रशिया में घुस की। लेकिन वो रशिया की सेना के सामने और रशिया के कोल्ड विंटर के सामने टिक नहीं पाए। हिटलर ने रशिया पर आक्रमण करने की गलती की सो की, लेकिन उसने ये गलती विंटर में की। रशियन विंटर बहुत ही खतरनाक होता है और उसने ठंडी के मौसम में ही रशिया में घुसपैठ की और ठंडे मौसम के चलते करीब 9 लाख नाजी सैनिक मारे गए और रशियन सैनिक वहां पर जर्मन नाजी सैनिकों को खदेड़ते हुए जर्मनी की बॉर्डर तक आ गए। दोस्तों, हिटलर की तीसरी गलती यह थी कि उसने बिना कोई वजह अमेरिका के सामने युद्ध डिक्लेयर कर दिया, जबकि विवादित वर्सेल्स करार के दरमियान और उससे पहले भी जर्मनी के लिए अमेरिका का रवैया सॉफ्ट था और अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 के दिन अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। उसके 4 ही दिन बाद हिटलर ने अमेरिका के सामने युद्ध की घोषणा कर दी।
हिटलर ने शायद यह सोचा होगा कि अग्नि एशिया में जापान ब्रिटेन के सामने लड़ रहा है, जो जर्मनी का दुश्मन था, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ और अब जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। इस वजह से दोस्त का दुश्मन दुश्मन हुआ। शायद इन समीकरणों की वजह से हड़बड़ी में हिटलर ने अमेरिका के साथ युद्ध डिक्लेयर कर दिया होगा, लेकिन इसके परिणाम जर्मनी और हिटलर के लिए घातक साबित होने वाले थे। 6 जून 1944 के दिन अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे मित्र राष्ट्रों की सेना यूरोप में घुस गई और जर्मनी पर हमला कर दिया, जिसमें कई नाजी सैनिक मारे गए और वर्सेल्स करार में अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने वाला जर्मनी फिर से घुटनों पर आ गया। इधर 1943 में जर्मनी का खात्मा बुलाने से पहले ही मित्र राष्ट्रों ने इटली को अपने कब्जे में कर लिया और मुसोलिनी को हिरासत में ले लिया और महीनों तक चले संग्राम में जर्मनी की पीछेहट हुई थी, क्योंकि एक और पश्चिम की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जर्मनी पर हल्ला बोल रही थी, जबकि पूर्व की ओर रशिया की सेना राजधानी बर्लिन की ओर बढ़ रही थी। और इन हालातों में अब जर्मनी की हार और तानाशाह हिटलर का अंत निश्चित था। हिटलर ने अपने अंतिम दिन जर्मनी में बर्लिन के सचिवालय के अंडर में बने द वॉल्स लेयर यानी कि फ्यूरर बंकर कहे जाने वाले अपने आवास स्थान में गुजारे। इस बंकर में हिटलर 800 दिनों से था। जर्मनी की यह बंकर थी तो बहुत मजबूत, लेकिन बर्लिन पर हो रहे तोप गोलों ने इस बंकर की नींव और उसकी छत को हिला दिया था। हिटलर को अब अपना अंत नजदीक लग रहा था। उसने कुछ बड़े नाजी अफसरों को और अपने करीबी लोगों को अपने साथ बुलाया, जिसमें उस वक्त उसके साथ 26 लश्करी अफसर और 31 चौकीदार थे। रशियंस का जो रिपोर्ट दस्तावेजों में दर्ज है, उन रिपोर्ट्स के अनुसार हिटलर ने अपने करीबियों से कहा था कि मुझे किसी भी हाल में दुश्मन देशों के हाथ पकड़े नहीं जाना है। वो एक एक अफसरों से मिला, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा बातचीत नहीं की और अब सब समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला है। इस मीटिंग के दूसरे दिन थी तारीख 30 अप्रैल 1945। हिटलर के जीवन का ये आखिरी दिन था। इस दिन दोपहर को ईवा ब्राउन के साथ उसने लंच किया। लगभग 2 बजे भोजन को समाप्त करके ये दोनों एक कमरे में गए, जिसके बाहर एक चौकीदार स्टैंड अप पोजीशन में पहरा दे रहा था। कुछ समय बाद बंकर के उस कमरे में ईवा ब्राउन ने साइनाइड की गोली खा ली और हिटलर ने वॉल्थर ब्रांड की अपनी ऑटोमेटिक पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और इसी के साथ तानाशाह हिटलर के चैप्टर का अंत हो गया। हालांकि हिटलर की मौत के बारे में रशियन की यह सर्वमान्य रिपोर्ट के अनुसार घटित हुआ ब्यौरा है, लेकिन हिटलर की मौत को आज भी एक मिस्ट्री माना जाता है और उसके विषय में कई अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग घटनाओं को बयां करती है। लेकिन सच्चाई आखिर जो भी हो, पर उस वक्त हिटलर का अंत हो गया था और जर्मनी की पराजय भी। यहां हिटलर की मौत और जर्मनी की पराजय के बाद यूरोप में तो लगभग दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन एशिया में जापान अभी भी युद्ध लड़ रहा था और वो फुल फॉर्म में खेल रहा था। जापान ने मित्र देशों के नाक में दम कर रखा था। उसने अमेरिका का भी बहुत नुकसान किया और कई सारे अमेरिकन और चाइनीज टापुओं को भी जीत लिया। चाइना में तो जापान की सेना ने बर्बरता बुलवा दी थी। चाइनीजों को तो जापानी जिंदा गाड़ देते थे। जापान उस वक्त इतना फॉर्म में चल रहा था कि वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था और यहां पर मित्र देश उसे हराकर किसी भी तरीके से युद्ध को खत्म करना चाहते थे। इसलिए अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन 2 दिन एक एक करके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर एटॉमिक हमला किया, जिसमें लाखों जापानीज निर्दोष लोग मारे गए। और ये प्रखर नई टेक्नोलॉजी परमाणु हथियार देखकर जापान सरकार सदमे में आ गई। ऐसा लग रहा था कि सब लकड़ी से लड़ रहे हो और किसी ने तलवार से किसी का सर विच्छेद कर दिया और सारे लोग स्तब्ध हो गए। यही हाल उस वक्त पूरी दुनिया के थे और परमाणु हमले के बाद जापान सरकार घुटनों पर आ गई और इसी के साथ एंटायर दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि अमेरिका दूसरे कई तरीकों से जापान को कंट्रोल करके उसे हरा सकता था, तो आखिर इतना भयानक एटॉमिक हमला करने की आवश्यकता ही क्या थी? इसके ऊपर अमेरिका की भी अपनी सफाई है, अपने जवाब है। खैर, दूसरे विश्व युद्ध का अंत किसी भी तरीके से हुआ हो, लेकिन अंत बहुत ही बुरा हुआ
और इतने खतरनाक युद्धों के बाद आखिरकार दुनिया को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और इसके बाद अमेरिका का और यूएसएसआर का ठंडा विश्व विग्रह शुरू हुआ। दुनिया दो दो छावनियों में बट गई। अमेरिका के साथ खड़े हुए वो नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड कहे जाने लगे, रशियंस के साथ जो थे वो सेकंड वर्ल्ड कहे जाने लगे, और कुछ देश भारत जैसे न्यूट्रल भी थे जिन्हें थर्ड वर्ल्ड का दर्जा मिला। लेकिन सुखद बात यह रही कि साल 1991 आते आते रशिया के खंडन से ही सही लेकिन कोल्ड वॉर का अंत हो गया और दुनिया ने चैन की सांस ली। परंतु इस कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका और रशिया ने हजारों न्यूक्लियर वेपन्स खड़े कर दिए, और न्यूक्लियर क्या, उससे भी घातक हथियारों का उत्पादन किया। और ना सिर्फ इन दो देशों ने लेकिन दुनिया के कई सारे देशों ने अपने आप को एडवांस्ड और वेपनाइज्ड कर दिया। पहला विश्व युद्ध नए नए लेकिन छोटे बड़े हथियारों से लड़ा गया था। दूसरा विश्व युद्ध मिसाइल्स और परमाणु बमों से लड़ा गया। लेकिन आज दुनिया इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि पता नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध किससे लड़ा जाएगा। परमाणु वेपन तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, हाइड्रोजन बॉम्ब, बायोलॉजिकल वॉर या इससे भी ज्यादा आगे। आज भी दुनिया धीरे धीरे दो छावनियों में बंटती नजर आ रही है, और आज भी कई सारे न्यूट्रल देश जो थर्ड वर्ल्ड में गिने जाते थे उन्हें दुनिया के किसी एक पोल को चुनना पड़ेगा। इन हालातों में जो बदलाव हो रहे हैं वो देखकर अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है तो क्या होगा, और उस वक्त उस हालात में दुनिया का चित्र क्या होगा, नक्शा क्या होगा, उसका पूरा चित्र लेकर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबल डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने अगले कुछ दिनों में लेकर आने वाले हैं। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।